यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। राजेश, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गई और मेरा भी परिवार है। माँ बाप के चक्कर में उन्हें वक्त नहीं दे पाता। और तुम्हारे पास क्या इतना भी वक्त नहीं कि माँ बाप के रिटायरमेंट पर कुछ रोज के लिए ही यहाँ आ सको? तुम तो वहाँ पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ। औरतों का तो तुम्हें मालूम है, अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो पति का जीना मुहाल कर देती हैं। भाई, कुछ तो मेरे बारे में भी सोचो। तुम वहाँ से आते नहीं, इधर माँ बाबूजी मुझसे शिकायत करते हैं। कम से कम उनसे मिलने के लिए आ जाओ। रमेश अपने छोटे भाई राजेश से कहता है। रमेश बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ और बाबूजी को देखने का मेरा भी मन बहुत करता है, पर क्या करूँ, इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ? उन लोगों के लिए। अब आप इतना कर रहे हैं तो मैं कुछ रोज की छुट्टियाँ लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर राजेश ने फ़ोन रख दिया। इधर राजेश ने फोन रखा, उधर रमेश की पत्नी काजल बोली, क्या बोला देवर जी ने, आ रहे हैं? करीब 1.5 साल पर आएंगे। सोचो कितना सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता है। इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे तो बहुत इकट्ठे कर लिए होंगे। आपको क्या लगता है वो पैसे किसे देंगे, बड़े भाई को या माँ बाप को? रमेश बोला, तुम्हें क्या लगता है वो दूध पीता बच्चा है जो विदेश में इतनी कमाई कर रहा है, वो लाकर हमारी झोली में डाल देगा? अरे, सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ साफ कह दूंगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो उनके रहने खाने पीने और दवाइयों का खर्चा उसे उठाना होगा। मैं कोई वृद्ध आश्रम खोलकर बैठा हूँ, मुझे भी अपने बच्चों और भविष्य के लिए सोचना होगा। तुम बस जब तक राजेश रहे माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देते रहना, ताकि उसे कोई कमी न लगे। वैसे भी बाबूजी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। अब कितने दिन इस घोंसले में घर में रहेंगे? देखता हूँ, उनसे बात करके उनसे भी पैसे निकलवा लूँगा। अरे, इस कस्बे से बाहर एक घर लूँगा, इतने दिन से इनके साथ हूँ, कुछ तो फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए। 4 दिन बाद रमेश अपने पिता रामकिशोर से बोला, बाबूजी, इस तारीख को आपका रिटायरमेंट है, हो सकता है उसके पहले राजेश भी आए। ये बात सुनकर रामकिशोर और उनकी पत्नी ननकी भी बहुत खुश हो गई और बोली, बेटा, यह तुम बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुलाया। ईश्वर करें तुम दोनों भाइयों में इतना ही प्यार बना रहे। देखो जी, हमारे बेटे कितना अच्छा हैं। आज की दुनिया में ऐसे कितने बेटे होंगे जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा कर रहा है। रमेश बोला, वो सब तो ठीक है माँ, पर यह सोचिए, वो दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारे 2 कमरे का घर है। इतने छोटे से घर में वो कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है और वो हमारे लिए इतना सोचता है कि हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। क्या माँ, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? ननकी जी बोली, बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। रमेश बोला, बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसे लगभग मिल ही जाएंगे। अगर वो थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा घर ले लेता हूँ। कल को जब राजेश की शादी होगी, उसका भी एक परिवार होगा, तो हम सब उस घर में इकट्ठा रहेंगे। आप क्या कहती हैं? ननकी परिवार को जोड़ने की बात सुनकर ही खुश हो गई और रामकिशोर बाबू से बोली, सुनो जी, रमेश की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखिए ना, अगर कुछ पैसे पहले मिल जाएं तो सच में राजेश भी कितना खुश हो जाएगा। रामकिशोर बाबू बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी घर बनाने में महीनों लग जाते हैं और फिर 2 हफ्ते में राजेश आ रहा है। यह सब कितनी जल्दी कैसे होगा? रमेश बोला, बाबूजी, आप उसकी चिंता मत करिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है। आप बस पैसे का इंतज़ाम कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। मेरे इतनी कमाई नहीं है, फिर भी मैं तो अपने कुछ
पैसे लगा रहा हूँ, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं? पत्नी के सबकी खुशी के लिए रामकिशोर बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगाई और इतने लिखे पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी ईमानदारी और पुराने कर्मचारी होने के साथ साथ उनकी छवि को देखते हुए पैसे का इंतजाम कर दिया गया। रमेश ने एक पल भी देर करना सही नहीं समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने भूमिका बांध रहा था। एक रोज वह माँ को और बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। दोनों की आंखों कर देखकर फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा, चलो जीवन भर कष्ट किया, अब आराम से रहेंगे। काजल रमेश से बोली, क्या घर आप इन लोगों के नाम पर लेंगे? रमेश बोला, पागल हो गया, यह घर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। यह बात सुनकर काजल मुस्कुराने लगी। आनंद फानन में पुराने मकान को बेचने के लिए रमेश ने पिता से कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए, यह कहकर कि यह घर हम आप लोगों के नाम पर लेंगे। पुराने मकान को बेच दिया गया और नया घर रमेश ने अपनी पत्नी के नाम से लिया, जिसकी भनक ननकी रामकिशोर को नहीं थी। वो तो इसी में खुश थे कि सारा परिवार एक साथ रहेंगे। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत गया। रामकिशोर के रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया और उधर राजेश भी विदेश से आया। भतीजे के लिए खिलौना, भाभी के लिए सोने की चेन, कॉस्मेटिक का सामान, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी, पिताजी और भाई के लिए सुंदर काजल की दिल्ली ख्वाहिश पूरी हुई। राजेश बोला, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया? उसमें हमारा बचपन बीता था और नया घर ले लिया और मुझे खबर भी नहीं की। काजल जी, ये सब घर आपके लिए ही तो लिया है, क्योंकि बहुत दिन आप अकेले रह लिए। अब तो देवरानी ले आओ, अब सब इकट्ठा रहेंगे। और देखिए ना, घर में कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही खत्म हो गए हैं। अभी हर कमरे में टीवी लगवाना है। बबलू बेटा के कमरे में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए एक टेबल भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा था एक नया पलंग उनके कमरे में भी लगवा देंगे, पर खैर अब तो महीने का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है, तो यह सब तो आने में सालों बीत जाएंगे। राजेश ने कहा, भाभी एक साथ इतना खर्चा करने की जरूरत ही क्या थी? अभी ननकी जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे निकालकर इस घर में लगा दिए, फिर पुराना घर भी तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारा भाई ने भी तो खर्चा किया है, इसमें कोई राय नहीं है। ननकी जी बातों काजल को अच्छी नहीं लगी। वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। 3 दिन बाद दोनों बेटे पिताजी के साथ उनके दफ्तर रिटायरमेंट की पार्टी पर गए। हर कोई तारीफ कर रहा था कि अब रामकिशोर बाबूजी को क्या दिक्कत है। एक बेटा विदेश में पैसे में खेल रहा है, दूसरा बेटा कमाकर घर ले रहा है। अब तो बस आराम से जीते रहो। रामकिशोर गर्व से फूले जा रहे थे। 4 दिन बाद राजेश बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते? मैं तो वहाँ अकेला हूँ। काजल झट से बोली, अरे देवर जी, आपके तो घर आने जाने का कोई समय नहीं है, फिर माँ बाबूजी का ख्याल कैसे रखेंगे? और देवरानी भी तो नहीं है जो माँ बाबूजी का ख्याल रखेगी। आपने शादी नहीं की, वैसे भी विदेश में कौन इनसे बातें करेंगे? कम से कम यहाँ 2 लोग मिल जाते हैं तो। ननकी जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कर रही हैं, एक बार शादी कर ले, बहू आ जाए फिर हम तेरे साथ चलेंगे, तब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेती हूँ। रमेश धीरे धीरे से काजल के कान में बोला, अच्छा भला तो ये लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोका? काजल बोली, मेरे भोले पतिदेव, क्यों बोल रहे हो? बाबूजी के रिटायरमेंट का पूरा पैसा नहीं मिला है और फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलता रहेगा और फ्री में घर की देखभाल करने के लिए नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो बस चुप रहिए, मुझे संभालने दीजिए। रमेश बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे पहले बता दीजिए।
मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काजल बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर 10 तरह के खर्च होते हैं। अब आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों की पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। राजेश कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 40,000 भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर 2 दिन में पैसे भेज दिया करूँगा। वैसे पापा को पेंशन मिलेगा तो इससे ज़्यादा तो खर्चा नहीं होना चाहिए। और हाँ, बबलू के लिए एक स्टडी टेबल ज़रूर बनवा दीजिएगा उसके चाचू की तरफ से, उसके लिए तोहफा होगा। काजल ने रमेश से पहले ही वो चेक लपक लिया। राजेश चला गया। माँ की आंखें नम कर गया, जो माँ को हर वक्त उनके आने की राह में आंखें को कोड़ गिले करती रही थी। आज उसे विदा करते हुए फिर उसकी आंखें नम हो गई। 15 से 20 दिन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। काजल ननकी जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा ले रही थी। रमेश रामकिशोर को पूरा समय दे रहा था। उन्हें बार बार बैंक ले जाना और रिटायरमेंट के सारे पैसे में ट्रांसफ़र जो करवाने थे। रमेश ने कहा, बाबूजी आपको बार बार बैंक जाने में दिक्कत होती होगी, ऐसा करता हूँ हम दोनों का जॉइंट अकाउंट खुला देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूँगा। रामकिशोर ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, रमेश धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता गया। करीब एक महीने बाद काजल ननकी जी से बोली, मम्मी जी, पापा जी पेंशन के पैसे लिए आए क्या? ननकी, हाँ, वहाँ को बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। काजल बोली, मम्मी जी आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने को कह दीजिएगा, क्योंकि उनके पास तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसे की भी तंगी है। इतना कहकर काजल वहाँ से चली गई। अगले दिन ननकी यह सारी बात रामकिशोर बाबू को बोली थी। रामकिशोर काजल को बोले, बहू राजेश भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? ये भी तो देखो, मुझे पेंशन इतना नहीं मिलता कि मैं ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ। फिर मेरी दवाइयाँ, तुम्हारे सास की दवाइयाँ, ये सब भी तो। काजल गुस्से में बोली, बाबूजी आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करने में कितना खर्चा हो गया है? और आप क्या चाहते हैं देवर जी, जो हमें पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? अगर ऐसा है तो इतने सालों में जो आपके लिए कर रहे हैं उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा। तो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज रामकिशोर बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। ननकी जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ समझेगी नहीं, आप रमेश से क्यों नहीं कहते कि आपसे ये सब नहीं होगा? अपनी हालत तो देखो। तभी काजल आई और बोली, ले आए सब्जी बाबूजी। हे भगवान, ये कितनी मोटी लौकी लाए हैं, इसे कौन बनाएगा? आपकी माँ और मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज काम वाली नहीं आएंगी तो रसोई में जो बर्तन है उसे साफ कर दीजिए, फिर जो भी कपड़े बाथरूम में रखे हैं उसे धोकर सूखने के लिए डालिए। मैं थोड़ी पार्लर से आती हूँ। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। पहले प्यार से घर के काम करवाती थी, अब अधिकार से घर के सारे काम ननकी जी और रामकिशोर जी से करवाने लगी और पैसा बचाने के चक्कर में कामवाली को निकाल दिया। समय बीतने लगा और उनकी हालत बद से बदतर होने लगी थी। बेटा था कि एक बात नहीं सुनता था और बहू के अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। एक रात दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे थे। ननकी जी बोली, इससे अच्छा तो हम राजेश के पास चले जाते। आजकल राजेश भी कहाँ फ़ोन करता है? रामकिशोर बाबूजी ने कहा, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने रमेश को उसकी बातें करते देखा। उसने माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही
मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी। काजल ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत ही मुश्किल है। दरवाजे पर कान लगाई काजल सब सुन रही थी। काजल ने रमेश से सारी बात बताई। फिर रमेश ने कहा, अब क्या होगा? अगर राजेश को सारी बात पता चल गई तो राजेश के तरफ से पैसे आने भी बंद हो जाएंगे और हो सकता है कि वह माँ बाबूजी को भी अपने पास ले जाएं और हमें भी वह नहीं छोड़ेगा। काजल ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और देवर जी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी हमेशा के मुकाबले और ज़्यादा आएंगे। रमेश ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माँ बाबूजी का मुंह कितने दिन तक बंद रख सकते हैं? किसी न किसी तो दिन तो राजेश से उनकी बात होगी। अरे पहले आप मेरी योजना तो सुनिए। काजल ने रमेश के कान में अपनी योजना बताई। रमेश सुनकर खुश हो गया। बोला, काजल, तुमने जो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दो। रमेश ने तुरंत राजेश को फोन मिलाया और बोला, रमेश, माँ बाबूजी दोनों चारधाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसमें लाखों का खर्चा आएगा। अब उनकी इच्छा है तो भेजना भी जरूरी है। कुछ पैसे तुम भेज दो, कुछ मैं व्यवस्था करके उनके भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। राजेश ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ बाप से बात करा दीजिए। मैं उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर देता रहा हूँ उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। रमेश ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए मैंने माँ बाबूजी को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया। माँ को कुछ सामान लेना था और बाबूजी को भी उन्हें कल सुबह ही निकलना था। राजेश ने कहा, ठीक है भैया, माँ बाबूजी खुश तो हैं। बहुत दिन हो गए हैं उनसे बात किए हुए। उनकी बहुत याद आ रही है। राजेश, तुम माँ बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत कर, अपने काम पर ध्यान दे। माँ बाबूजी यहाँ बहुत खुश हैं और चार धाम की यात्रा करने के लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। राजेश ने रमेश के अकाउंट में माँ बाबूजी के लिए चारों धाम यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब काजल और रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इन दोनों से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन रमेश बोला, बाबूजी, राजेश का फ़ोन आया था, उनसे आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोचता हूँ आप लोगों का टिकट करवा दूँ। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही हो रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए वक्त मिल जाएगा। रमेश काजल की तरफ देखते कर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपने पैकिंग कर लीजिए, कल ही निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने के लिए तैयारी कर रहे थे कि काजल ने ननकी जी से बोली, अपनी मम्मी जी सोना चांदी पहनकर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और जो लाकर में रखी है उसकी चाबी मुझे दे दीजिए। तब तक मैं उनकी साफ करवा कर रखूँगी। बेटे के पास जाने की खुशी में ननकी जी ने काजल की मंशा नहीं समझी और चुपचाप खोलकर दे दी। रमेश उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंच गया। स्टेशन पर खपाखप भीड़ थी। ठंडी का समय था, हर कोई ठिठुर रहा था। ननकी जी बोली, बेटा, जब हम जहाज से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया है? रमेश बोला, माँ, डायरेक्ट फ्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को जहाज़ में बैठा दूंगा, वहाँ राजेश उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश वहाँ से चुपचाप निकल गया।
करीब आधे घंटे बाद रामकिशोर बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है? वह बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले हैं, इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है, और फिर दुबई भी तो बहुत दूर है, हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते देखते 2 घंटे हो गए। रामकिशोर बोले, ननकी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे रमेश बच्चा तो नहीं है कि कहीं गुम हो जाएगा और काम के सिलसिले में शहर घूमता है, उसे इतनी देर कैसे हो रही है? ननकी जी की आंखें भर आई और बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वो ठीक तो होगा ना? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ और इधर उधर लोगों से पूछने लगी, पर इस महानगर में कहाँ किसी को पड़ी है। घर से आते समय ननकी जी ने कुछ लिट्टी चोखा बनाकर रख ली थी। दोनों ने खाई और स्टेशन के किनारे ही अखबार बिछाकर एक दूसरे से चिपककर सो गए। सुबह देखा तो आने जाने वाले लोग ने सिक्कों की भीड़ दे रहे थे। यह देखकर रामकिशोर का दिल भर आया और बोले, ननकी, अब हमारा बेटा नहीं आएगा, उसने हमारे साथ छल किया है। वो जानता था कि मैं कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकला हूँ, इसलिए वो हमें इस महानगर में छोड़ गया है ताकि हम खो जाएं। रामकिशोर के पास कुछ पैसे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास आश्रम लेकर रह लिए, फिर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन चलेंगे। धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो भीख मांगने के लिए सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज की दुनिया में कौन मदद करता है। इधर काजल और रमेश अपने घर में खूब पंजे ले रहे थे। अब जब राजेश ने माँ बाप के बारे में पूछा तो काजल ने कहा, माँ बाबूजी को हमने 4 धाम की यात्रा भेज दिया है, वह 5 महीने बाद लौटेंगे। समय बीता। राजेश ने शादी करने का फैसला किया और उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए हैं, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे, इसलिए उसने दिल्ली तक की फ्लाइट ली। वहाँ से ट्रेन लेकर घर जाने का सोचा। दिल्ली स्टेशन पर अपनी गाड़ी के इंतज़ाम में काफ़ी पी रहा था। अचानक से किसी की आवाज़ ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबूजी, भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपनी वजन तोला लो और इस बूढ़े को सम्मान से जीने के लिए कुछ रुपए दे दो। राजेश ने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते देखा था। आज वही नज़रें झुकी हुई थी और हाथ में फैला हुआ है। बगल में उसकी माँ फूलों की माला बनाकर लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। राजेश जैसे ही वहाँ गया, रामकिशोर बोले, हाँ हाँ बाबूजी, आओ, खड़े हो जाओ। इतना कह कर जैसे ही वह ऊपर देखें, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर ठंड से मानो आवाज़ साथ नहीं दे रही थी। बस राजेश ने पिता को बाहों में सिमटा और बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत, और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उसे गांव से भी निकले नहीं थे। और माँ, मेरी माँ की ऐसी हालत। ननकी जी को अपनी कोई तकलीफ़ दिख नहीं रही थी। उन्हें दिख रहा था तो अपने लाल का चेहरा। वह उसे लाड़ कर रही थी और कह रही थी, मेरा बच्चा सूख कर कांटा हो गया है। राजेश अपनी माँ को हिलाया और बोला, माँ, आप यहाँ कैसे, और आपकी यह हालत किसने की? ननकी जी मानो सपने से बाहर आई और फपक फपक कर रोने लगी, और उन्होंने सारी घटना बताई। आसपास सारे लोग जमा हो गए, उनके दर्द भरी कहानी सुनने लगे। सब कुछ कह रहे थे, ईश्वर कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने के लिए छोड़ गया और दूसरा इनके आंसू पोंछ रहा है। राजेश ने अपनी माँ बाप को पहले भरपेट खाना खिलाया और उनके कपड़े बदलवाए, और फिर उन्हें लेकर अपने गांव निकल पड़ा।
घर के दरवाजे पर आकर राजेश ने दस्तक दी। माता पिता पीछे थे। राजेश को देखकर काजल के होश उड़ गए और बोले, अरे देवर जी, आप अचानक घर पर? माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं। राजेश बोला, कोई बात नहीं, माँ बाबूजी नहीं आए हैं तो क्या हुआ, घर में उनका तो है, घर तो उनका है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? काजल बोली, हाँ हाँ, आइए आइए, और बताइए इस बार अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? राजेश बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं आजकल। काजल ने आश्चर्य से पलटकर देखा तो सामने रामकिशोर और ननकी जी थी। रमेश जी ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा। राजेश ने एक जोर का तमाचा रमेश के गाल पर जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें इन्हें इनके ही घर से बाहर किया, इनके पैसे से घर लिया, और तो और मैं उनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को यह बोझ लगने लगे। शर्म करो, तुम्हारे भी बेटा हैं, वह सब देख रहा है, कल तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर देगा। आज तो वह अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचो तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा। और भाभी, आप तो औरत हो ही नहीं सकती। जो औरत अपनी माँ समान सास से घर का सारा काम करवाए, उसे भूखा पेट रखें, और ऐसा व्यवहार। आज मुझे आप लोगों को भैया भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया, आपने मम्मी पापा के चारों धाम की यात्रा के लिए मुझे से लाखों रुपए लिए, फिर भी उनको यात्रा पर क्यों नहीं भेजा? अच्छा, तो आपने यह सोचा होगा कि माँ पापा को भी घर से निकाल दोगे और मुझे भी पैसे लेते रहोगे। ज़रूर यह भाभी का ही दिमाग होगा। भाभी तो मुझे शुरू से ही लालची लगती थी, लेकिन भैया, लालच में अंधे होकर आप इतना गिर जाओगे, अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, यह मैं कभी सपने में भी नहीं सोचता। लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, यह सुना था, लेकिन आज अपनी ही भाभी भाई को लालच में अंधे होते हुए देख, जिन्हें रिश्तों के मर्यादा को ताक पर रख दिया, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगा। राजेश इतना कह रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई और रमेश ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया और यह घर मेरा है, मेरे नाम पर है। घर में तो पुलिस कैसे पकड़ सकती हैं? ननकी जी आगे बढ़ी और बेटा को एक ज़ोरदार तमाचा लगाना दिया और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, दोनों बेटे मेरे हैं, पर तुम इससे मतलबी कैसे हो गए हो? हमने क्या कोई कमी रखी? अरे राजेश, ज़्यादा खर्च हमने तुम पर किया। अरे लोग कुत्तों को गले में पट्टा बांधकर उसे भी प्यार करते हैं, घूमते फिराते हैं, तो वह भी अपना बन जाता है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। और तुम तो मेरे अपने बेटे थे, मैंने 9 महीने अपनी कोख में पाला था, तुम्हें इतना प्यार दुलार दिया, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम इतना गिर गए? तुम शुरू से ही लालची रहे, इसलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए, और करोगे भी कैसे? एक लालची को दूसरे लालची का साथ मिला तो इतना नीचे गिर गया कि अपनी माँ बाप को रात के अंधेरे स्टेशन में भूखे प्यास से तड़पा कर छोड़ आया। तुमसे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। राजेश बोला, भैया, मुझे शक हुआ था, इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। राजेश ने अपनी फ़ोन में हर उसे रसीद की तस्वीर दिखाई, जब जब उसने अपने माता पिता के लिए अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर के खरीदारी के समय जो उसके भाई के रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए थे, उसकी भी फ़ोटो राजेश ने अपने पास रखी हुई थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़ लेकर गई। रमेश और काजल पर धोखाधड़ी का केस हुआ। खबर जब रमेश के दफ्तर तक पहुंची तो उसे नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बबलू की वजह ननकी जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट की तरफ से उसे घर को खाली करने का ऑर्डर दिया और जितने भी
पैसे रमेश ने रामकिशोर से लिए थे उसे वापस करना पड़ा। रामकिशोर ने कहा, जिन पैसों के लिए माँ बाप को बच्चे भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। ननकी जी बोली, जिस घर में हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। राजेश ने कहा, माँ अब आप दोनों के साथ चलिए, या आपको अकेले छोड़ने की मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। राजेश ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे बबलू के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिया और अपने माँ पापा को लेकर विदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह किया जिसे माता पिता का प्यार मिला और इन दोनों को बहुत से सम्मान मिला। दोस्तों, क्या रामकिशोर और ननकी जी ने रमेश और काजल के साथ सही किया या गलत किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।